स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स, उसके स्ट्रक्चर्स, लिमिटेशंस, डिफरेंट चीजों को डिस्कस किया। लेकिन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसे हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, उसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड में एक पिक्चर समझाता हूं कि क्या है। एक मैनेजर है, एक मैनेजर जिसके पास बहुत सारा काम है। अब एक मैनेजर है, टॉप मैनेजर है, तो क्या है, सारा बर्डन किसके पास होगा? उसी के पास होगा। अब वो सारा बर्डन लेकर काम को करेगा, तो आप सोचिए उसके पास कितनी सारी फाइलें होंगी। हर डिपार्टमेंट्स की उसके पास फाइल है, हर सिस्टम से उसके पास फाइल आई हुई है। उसको सारे डिसीजन लेने हैं, सारी बातें लोगों को बतानी है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को। दैट मीन्स कि उसके पास तो बहुत सारा काम हो गया। अब आप सोचिए कि इतने सारे काम के साथ अगर वो अपना दिन स्टार्ट करता है तो क्या होगा उसके लिए? क्या वो सारे काम परफेक्टली परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि वो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे कामों में उलझा रहे जिन कामों के लिए उसे समय नहीं देना चाहिए था, और इंपॉर्टेंट काम क्या होंगे? रह जाएंगे। जहां पर हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल माइंड की रिक्वायरमेंट थी अपने बॉस की, वहां तो बॉस के पास समय ही नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो एफिशिएंसी है, हमारा जो वर्क है, वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हो पाता और हम टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर पाते। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। भाई हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, भाई एक बॉस को भरोसा भी तो होना चाहिए ना अपने स्टाफ पर। तो हमारे पास जो इतना एफिशिएंट स्टाफ है, वेल एजुकेटेड स्टाफ है, तो बॉस अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देता है। अब ट्रांसफर करने से पहले सोचना होगा उसको कि जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किससे कर रहा हूं। क्योंकि अपनी जो पावर्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जब हम अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें उसकी कैपेबिलिटी को समझना होगा, उसकी क्वालिफिकेशन को समझना होगा, उसके टैक्ट को समझना होगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस to finding out his subordinates qualification, efficiency, effectiveness, उन सब चीजों को कंसीडर करते हुए जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ पावर्स हम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस ट्रांसफरिंग ऑफ पावर फ्रॉम बॉस यानी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। वेरी क्लियर। और इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? बॉस को ध्यान रखना है कि वो जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर मेरा भरोसा होना चाहिए, उनको मैं टाइम टू टाइम वॉच करूं। इसके अलावा उन एम्प्लॉइज में, उन सबऑर्डिनेट्स में जो हमारे पास पावर एक होनी चाहिए स्पेशल, वो क्या होनी चाहिए कि वो उस काम को करने के लिए एफिशिएंट हैं, कैपेबल हैं। क्योंकि कैपेबिलिटी के बेस पर ही हम अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो हम ही। तो ठीक है, इस बात को थोड़ा और अच्छा समझने के लिए मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट आपको समझाता हूं। एक्चुअली में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। आप देखिए इधर लिखे हुए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मीन्स ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारी। यानी कि अपनी किसी जिम्मेदारी को जब बॉस अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है तो दैट्स कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगी कि भाई पहले जो हमने सबऑर्डिनेट को दे दी, सबऑर्डिनेट से अपने सुपीरियर को, और सुपीरियर को देना है अपने बॉस को। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको क्या किया जा सकता है? शेयर किया जा सकता है, इन्हें डेलीगेट किया जा सकता है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन कैन बी शेयर्ड, डेलीगेटेड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। द सेम इज द अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने की जो पावर होती है, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी यानी पावर, डिसीजन पावर, कि आप हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी डिसीजन ले पाएंगे।
तो अथॉरिटी का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड वन है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आंसर कौन देगा भाई? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ट्रांसफर कर दी, बॉस ने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दी, तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयरिंग हुई है, पावर्स को आप पूरी तरह शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है, आंसर अपने बॉस को, जस्ट अपने बॉस को, आंसर तो उसी बॉस को देना होगा जिसने पावर को डेलीगेट किया है। आप डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने जिम्मेदारियां दे दीजिए दूसरे बंदे को, आप अपने पावर्स दे दीजिए दूसरे बंदे को, लेकिन जो उसकी आंसरेबिलिटी है, यानी कि आपके ऊपर जो जस्ट बॉस है, उसे आंसर कौन देगा? क्या आप अपने जो जूनियर है उसको लेकर जाएंगे कि ये जवाब देगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक टारगेट है, ठीक है, हमारे पास टारगेट है कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे। तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास 10,000 यूनिट बनाने का टारगेट आया। अब उसके पास 10 फॉरमैन है, ऐसी मान लीजिए 10 फॉरमैन है, तो 10 लोगों को उसने ट्रांसफर कर दिया, तो 1,000 यूनिट हर फॉरमैन तैयार करेगा। तो जब 1,000 यूनिट हर फॉरमैन तैयार करेगा, सपोज कीजिए उसमें से एक फॉरमैन या 2 फॉरमैन अपना जो पावर्स हैं, अपनी जो ड्यूटीज हैं, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पूरा नहीं करते हैं। तो अगर वो पूरा नहीं करते हैं, तो सपोज कीजिए कि जो मुझे 10,000 यूनिट का एक टारगेट मिला था, तो मैं अचीव नहीं कर पाया। भाई बाकी 8 ने तो पूरा कर दिया, एक थोड़ा हाफ कर पाया, एक ने बहुत कम किया, यानी कुल मिलाकर हमारी 10,000 में से 9,000 यूनिट ही बन पाई। 9,000 यूनिट ही बन पाई। दैट मीन्स कि हमने टारगेट अचीव ही नहीं किया। टारगेट अचीव ही नहीं किया, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर के पास जर्नल मैनेजर से टारगेट आया था, उसका आंसर कौन देगा? उसका आंसर तो प्रोडक्शन मैनेजर को ही देना होगा ना, कि भाई आप बताइए कि यूनिट क्यों नहीं बनी। अब ये नहीं कहेगा कि उसने नहीं बनाई, उसने नहीं बनाई, उसको कोई मतलब नहीं है। दैट्स योर ड्यूटी। आपके पास काम था, आपको करवाना था आपको। तो यहां पर ध्यान देना है कि जब हम किसी को अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, उसको टाइम टू टाइम वॉच भी कीजिए, चेक कीजिए कि क्या वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आंसरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो किसकी है? वो बॉस की ही है, यानी प्रोडक्शन मैनेजर की ही है। ठीक है, जो उसका फॉरमैन है वो प्रोडक्शन मैनेजर को आंसर करेगा, लेकिन मेन बॉस को आंसर, यानी जनरल मैनेजर को आंसर तो भैया प्रोडक्शन मैनेजर को ही करना है। तो ध्यान से देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अथॉरिटी यानी पावर टू टेक द डिसीजन लेने की जो पावर है, और अकाउंटेबिलिटी यानी आंसर कौन देगा, जवाब कौन देगा? अपने नियर बॉस को। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और पावर चलती तो अपवर्ड ही है, नीचे से ऊपर की तरफ ही चलेंगी। लेकिन अगर हम वर्ड्स में देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड, कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, ट्रांसफर्ड, बट आंसरबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी को आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जब एक बॉस के पास बहुत सारा बर्डन है, तो उसको ट्रांसफर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज एफिशिएंसी। एम्प्लॉइज के अंदर एफिशिएंसी नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। अपने जो ट्रस्ट के एम्प्लॉइज हैं, उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, और उनकी कैपेबिलिटीज, उसके बेस पर ही हमें जो पावर्स हैं उन्हें डेलीगेट करना चाहिए। तो डेलीगेशन का बेनिफिट बहुत है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसके ड्रॉबैक्स तो अब बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, जब आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो नियर अबाउट ये आप देख सकते हैं 8 जो इसके इंपॉर्टेंस हैं, सिग्निफिकेंस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो मैंने यहां लिखे हुए हैं, जिन्हें हम समझेंगे। पॉइंट 8 है, आप इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। आप इन्हें 5 या 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई 5 और 4, काफी सारे पॉइंट्स तो मर्ज ही हो जाएंगे आपस में। जैसे मैं कुछ देखता हूं, कुछ पॉइंट्स को हम कवर कर लेते हैं। जैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इफेक्टिव मैनेजमेंट
मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर जब एक बॉस की बात कर रहा था मैं, एक बॉस है, उस पर बहुत सारे काम है, अब वो सारे काम खुद करेगा, सारी फाइल्स को खुद सॉल्व करेगा, तो वो चेयर पे बैठा हुआ केवल फाइल्स ही पूरी करेगा, इसके बाकी के काम वो कर नहीं पाएगा। जबकि इन कामों को वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को डिफरेंट डिफरेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर सकता है, और जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जो टेक्निकल काम है, उन्हें वो करे। तो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यदि वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क को खुद करता है और बाकी सारे वर्क्स को डेलीगेट कर देता है, तो उससे उसका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो जाता है। उसको जो काम करना है बहुत अच्छे तरीके से उस काम को वो कर लेता है, और जो बर्डन है उसका वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अब एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट हो जाता है। अब जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं हमारे यहां, उन्हें अगर बॉस बना दिया जाए, बॉस जैसी पावर दे दी जाए, तो क्या होगा? बॉस जैसी पावर जब उन्हें मिलेगी तो बॉस जैसी टेक्निकल नॉलेज वो क्रिएट करेंगे, वो मेहनत करेंगे, उनके अंदर वो डेवलपमेंट आएगा, वो नॉलेज आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी एम्प्लॉइज की। और चाहे तो जो थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन, भाई मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, अब चाहे तो इन दोनों पॉइंटों को एक साथ जोड़ लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। भाई 8 की जगह 7 हेडिंग हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या क्रिएट हो रहा है? मोटिवेशन। अच्छा काम करने के लिए जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो उन्हें पावर मिलेंगी, पावर मिलेंगी तो नियर में वो बॉस बन सकते हैं। भाई बॉस जब रिटायर्ड होगा, या हमारी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं, तो अब हमें नेक्स्ट बॉस चाहिए, तो बॉस कहां से लाएंगे? तो बॉस यहीं से निकल कर आते हैं। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके पास जब पावर आती है तो वो मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं, और जो मेन बॉस है उसका बर्डन रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे एम्प्लॉइज में डेवलपमेंट तो होता ही होता है, दूसरा उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो वो एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, और जो उनके भी सबऑर्डिनेट हैं उनके अंदर भी एक फीलिंग आती है एक बॉस बनने की कि नियर में उनका भी प्रमोशन होगा। एक तरह का मैं तो ये कहूंगा कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उन्हें मिल गया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उन्हें मिल जाता है, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। एक और पॉइंट लेते हैं, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। और अगर आप खुद ही समझिए कि बॉस फ्री है, उसका काम को नीचे सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्रॉपरली काम चल रहा है, तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ 100% होनी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्मूथली अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन श्योरली ग्रोथ कर लेता है। नेक्स्ट है मेरे पास बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है ना, हायरार्की, हायरार्की होता है क्रम, कि बॉस के नीचे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के नीचे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के नीचे सबऑर्डिनेट, तो उसे कहते हैं हायरार्की। तो जो हायरार्की है ये क्या है? यानी कि यहां पर हमने कहा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। जो डेलीगेशन है ये हायरार्की पर है। सबऑर्डिनेट सुपीरियर को नहीं देगा डेलीगेशन, सुपीरियर ही अपने नियरेस्ट, बिल्कुल नियर सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है पावर। तो ये सब क्या है? एक हायरार्की में, एक क्रम में है, जिससे कि उनमें सुपीरियरिटी है ना, बॉस और सबऑर्डिनेट और बॉस का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उनके अंदर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होती है, उनको क्लियर होता है कौन बॉस है, उसको क्या पावर्स है, हमें क्या करना है, किस तरीके से मोटिवेट होना है। तो सारी चीजें क्या होती है? क्रम में मिल जाती हैं हायरार्की, जिससे कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली वर्क कर पाता है। एक है मेरे पास बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन। अब हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई हमारे जो डेलीगेशन पर हम बेटर कोऑर्डिनेशन को इंक्लूड करेंगे, कि कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो एक टीम है, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को उस काम को करने में हेल्प कर रहे हैं। हेल्प का मतलब उनका काम नहीं कर रहे हैं, काम तो सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन सब अपने काम को टाइम से करेंगे तभी तो दूसरे वाला अपने काम को पूरा कर पाएगा। तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे आप समझिए कि आप एक डांस प्रोग्राम देख रहे हैं, उस डांस प्रोग्राम में क्या जो पूरी टीम है, अगर वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी तो डांस प्रॉपर होगा? एक का स्टेप कुछ और जा रहा है, एक का स्टेप कुछ और जा रहा है। तो काम तो सबको अपना अपना ही करना है, सबको अपने अपने स्टेप करने हैं, लेकिन
अगर सब अपने अपने स्टेप्स प्रॉपर करते हैं तो वो डांस एकदम खूबसूरत बन जाता है। तो सेम इसके अंदर है हमारे पास कि जो बेटर कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजमेंट में तैयार हो जाता है, क्योंकि उनमें एक मोटिवेशन आता है। एम्प्लॉइज को अपने रोल का प्ले कि मैंने क्या रोल प्ले करना है, क्या उन्हें काम करना है, वो काम उनके पॉइंट्स में क्लियर होता है, जिससे कि उनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि अब वो एक टीम में प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं। एक है हमारे पास रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। तो जो टॉप मैनेजर्स हैं, मैंने आपको लगातार बताया कि उनका जो वर्कलोड है वो लगातार रिड्यूस हो गया है। वर्कलोड भाई काम था, मैंने कहा ना कि बहुत सारी फाइलें हैं, आप देख सकते हैं कि भाई एक बॉस है, अब उसके पास यहां भी फाइल, यहां भी फाइल, यहां भी फाइल, यहां भी फाइल, फाइलों से दबा पड़ा है ये बॉस बेचारा। क्या करेगा ये बॉस? ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब अगर ये सारी फाइल उठाकर किसी दूसरे बंदे को दे दे कि वो देखेगा, वो है इसका बॉस, दैट मीन्स कि वो फ्री हो गया। अब वो फ्री हो गया, उसका जो बर्डन है, सर में दर्द था, वो कम हो गया। अब वो मेन काम को कम करेगा, वो इसको वॉच करेगा, वो सारे फाइल को काम नहीं करेगा, वो इसको वॉच करेगा। डिसीजन आप लीजिए, मैं केवल आपको वॉच करूंगा कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं, आप प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाऊंगा, पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा। तो वर्कलोड क्या हो गया? मेरा कम हो गया। अदरवाइज क्या होगा? मैं पूरे दिन इरिटेट रहूंगा, अपनी फाइलों में उलझा रहूंगा और कोई काम प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में रोज कंफ्लिक्ट्स तैयार होंगे। एक है मेरे पास बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो मैंने पहले कहा था पॉइंट तो मेरे पास 8 हैं, उनको 5 या 6 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो यहां पर क्या बना रहे हैं? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, उनके अंदर एक फ्रेंडली बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं। भाई सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को जब डेलीगेट किया तो क्या हुआ? डेलीगेशन करने के साथ साथ वो उसके समझ पा रहा है, उसे देख पा रहा है कि उसका बॉस कैसे काम करता था, मुझे वैसे काम करना है, उसमें और इनोवेशन लाना है। बॉस देख रहा है कि मेरा कौन कौन से सबऑर्डिनेट कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करता है वो, और उसके थ्रू पूरी की पूरी टीम मोटिवेट हो जाती है। और एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में जो एक रिलेशन है वो हमेशा बने रहते हैं। हमेशा क्या होता है, जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो सोचता है तो बॉस है, चिड़चिड़ा सा है, किलसू सा है, हमेशा डांटता रहता है। अब उसमें क्या हो गया? वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई। चाहे वो फॉर्मल है, लेकिन एक जो एक माहौल, एक इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली हो गया, जिसमें कि अब सब अपने वर्क को इनोवेटिव वे में कर सकते हैं। तो डेलीगेशन को आप समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस, डेलीगेशन के एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो आप लोगों को ये वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।